Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. मैं कपिल गिरधर एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का रेडियन लर्निंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अभिनंदन बैच। और अभिनंदन बैच में बैक टू बैक क्लासेस आपके लिए डेली आती रहती है। और आप जानते हैं लास्ट क्लास में इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा था, कंजंक्शन, जो कि कंजंक्शन के कुछ बेसिक्स आपको बताए गए थे। बाकी हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में मैं चाहता हूं एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज क्या करने वाले हैं, आज करने वाले हैं हम प्रेपोजिशन। देखो, प्रेपोजिशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, हमारा प्रेपोजिशन होता है। तो ध्यान दे, आज की क्लास में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशन का बेसिक क्या होता है। देखो, प्रेपोजिशन का अगर मैंने आपको बेसिक सिखाया तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन में बड़े आराम से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दे, जब भी आप प्रेपोजिशन पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहली चीज कि आप ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ है प्री और साथ में लिखा है पोजीशन। प्री पोजीशन यानी पहला स्थान। इसका मतलब क्या कि प्री पोजीशन, प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थान। तो कहने का मतलब प्रेपोजिशन होते हैं छोटे छोटे वर्ड्स एट, इन, ऑन, टू, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, एटसेट्रा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। अब जितने छोटे वर्ड होते हैं ना, उतना बड़ा धमाका एग्जाम में करते हैं ये। ठीक है तो स्टूडेंट, बड़े ध्यान से सीखना है इसको। और खास बात क्या रहेगी, प्रेपोजिशन की खास बात ये रहती है कि जहां जहां प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद आपको या तो क्या दिखाई देने वाला है, प्रोनाउन, या फिर क्या दिखाई देने वाला है, नाउन। यानी जहां जहां प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, नाउन या फिर प्रोनाउन दिखाई देगा। इसीलिए कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उसका सीधा लिंक किससे बनता है, या तो नाउन से बनता है या फिर प्रोनाउन से बनता है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, there is a book on the table। इस तरह से एक स्टेटमेंट लिख दिया मैंने आपके लिए। आप ध्यान दें कि यहां पे प्रेपोजिशन क्या यूज किया गया है, ऑन। और मैंने बोला जहां जहां प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद क्या दिखाई देगा आपको, नाउन दिखाई देगा। तो ये रहा हमारा नाउन। तो इस नाउन से दूसरे नाउन का एक लिंक बनाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रेपोजिशन की उसके ऊपर है, उसकी पोजीशन बताना चाह रहे हैं हम। इसीलिए ऑन का यूज किया गया है, क्योंकि बुक अगर टेबल के ऊपर है तो वो टच कर रही होगी, इसलिए ऑन क्या बन जाएगा, हमारा प्रेपोजिशन बन जाएगा। मतलब प्रेपोजिशन का मतलब हुआ नाउन और प्रोनाउन से पहले आने वाला वर्ड, तभी क्या बोला जाता है, प्रीपोजिशन, पहला स्थान। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान दे, क्योंकि प्रेपोजिशन छोटे छोटे वर्ड्स को बोलते हैं। और ये देखें, जहां जहां प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद नाउन प्रोनाउन भी दिखाई देता है हमें। और अब सबसे खास बात क्या है कि प्रेपोजिशन में कितनी वैरायटी हो सकती है, जो एग्जाम्स में आएगी, ये सबसे खास होगा। देखो, अगर मैंने आपको ये सिखा दिया ना कि प्रेपोजिशन में कितनी वैरायटी है, तो आप कुछ चीजें खुद भी सॉल्व करना शुरू कर दोगे। कोई भी बुक पढ़ोगे ना तो उसमें आपको एक मोटिव मिल जाएगा कि प्रेपोजिशन को पढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारी प्रेपोजिशंस होती है, उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। लेकिन आप ध्यान देना कि आपको किस तरह से पढ़ना है। एक बात ध्यान दे, देखो सारे के सारे प्रेपोजिशंस को अब मैं क्या करूंगा, इसको जनरली देखेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है प्रेपोजिशन को। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। देखो, एक पहला ऐसा प्रेपोजिशन होता है जिसको बोलते हैं बेसिक प्रेपोजिशन। बेसिक प्रेपोजिशन, बेसिक का मतलब क्या, बेसिक का मतलब है जो मैं प्रेपोजिशन यूज करूंगा उसका मुझे कोई ना कोई रीजन दिखाई देगा, कोई ना कोई उसका मुझे लॉजिक दिखाई देगा, लॉजिक या रीजन दिखाई देगा कि मैं उस प्रेपोजिशन को क्यों यूज कर रहा हूं। और ऐसे प्रेपोजिशन को बोलते हैं बेसिक प्रेपोजिशन, जिसमें कुछ ना कुछ आपको क्या दिखाई देगा, लॉजिक दिखाई देगा। सेकंड प्रेपोजिशन क्या होता है, जिसको बोलते हैं एडवांस प्रेपोजिशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको एडवांस प्रेपोजिशन बोलते हैं। अब बच्चे कह रहे सर एडवांस का मतलब क्या, एडवांस का मतलब होता है ऐसा प्रेपोजिशन जो कि फिक्स्ड होता है। फिक्स प्रेपोजिशन भी बोलते हैं इसको। तो फिक्स प्रेपोजिशन जैसे बुक्स में लिखा भी होता है। तो ध्यान दे, एक होता है बेसिक प्रेपोजिशन और एक होता है एडवांस प्रेपोजिशन। देखो बेसिक प्रेपोजिशन में आपको रीजन समझ में आएगा
कि क्यों यूज कर रहे हो, कोई ना कोई लॉजिक सेट हो जाएगा, कोई पिक्चर बन जाएगी माइंड में कि इस वजह से यूज कर रहे हैं। जैसे यहां पे देखो टेबल के ऊपर है तो टच करने का सेंस बनता है इसके अंदर, तो ये बेसिक प्रेपोजिशन था। एडवांस प्रेपोजिशन का मतलब होता है जहां कोई रीजन नहीं दिखाई देता, कोई लॉजिक नहीं दिखाई देता, बस हम कुछ वर्ड याद कर लेते हैं कि इस वर्ड के बाद ये खास वर्ड है, वही प्रेपोजिशन लगाया जाएगा, तो उसको क्या बोल देते हैं, एडवांस प्रेपोजिशन या फिर फिक्स प्रेपोजिशन इसको बोला जाता है। और एक ध्यान रखना आप क्या यूज करते हैं, एक होता है जीरो प्रेपोजिशन। जीरो प्रेपोजिशन सबके लिए नया होता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें देखो ज्यादातर हम इसको सीखते हैं लेकिन इसको बहुत कम यूज करते हैं और हमें पता नहीं होता। तो ध्यान देना, जब भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो 3 तरह से उसकी अप्रोच होनी चाहिए आपकी। पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आप ध्यान दे, कोई रीजन तो नहीं लग रहा, कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा उसमें, वो सारे लॉजिक्स पता होना चाहिए कि कहां इन लगाना है, कहां इनटू लगाना है, ऑन और इन अपॉन में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें। और एक होता है जिसको बोलते हैं फिक्स प्रेपोजिशन, जहां कोई रीजन नहीं है, सिर्फ कुछ खास वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ स्पेसिफिक प्रीपोजिशन लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा लिसन के साथ हम टू लगा देते हैं, ठीक है ना, आप ध्यान देना। और दूसरी चीज क्या है कि एक होता है जीरो प्रीपोजिशन। अब जीरो क्या होता है जी, जीरो का मतलब होता है ऐसा प्रीपोजिशन लगा रहे हो जहां पर सच में देखा जाए तो प्रीपोजिशन लगाना ही नहीं है। जीरो का मतलब नो प्रीपोजिशन होता है, कि प्रीपोजिशन यूज ही नहीं करना। आप सीखते हो कहां लगाना है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या आएगा, कहां नहीं लगाना है। इसीलिए पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे भी प्रीपोजिशन हो सकते हैं जहां नहीं लगाना पड़ेगा आपको। तो ये 3 पॉइंट को ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, बेसिक, एडवांस और जीरो प्रीपोजिशन। जीरो का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको, नो प्रीपोजिशन, की प्रीपोजिशन लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी, उसको बोलेंगे जीरो प्रीपोजिशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और पॉइंट क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि शी वॉज, इसके आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। शी वॉज प्रोवाइडेड डैश एवरीथिंग ऑफ लग्जरी। अब ध्यान दे, एक तो क्वेश्चन ये बन गया, आपने इसमें प्रेपोजिशन यूज करना है। आप सोच के रखिए, आप साथ साथ प्रेपोजिशन फिल करते रहिए, फिर मैं बताऊंगा कौन सी कैटेगरी का ये प्रेपोजिशन है तीनों में से। सेकंड प्रेपोजिशन लिखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि देयर इज अ बुक डैश द बैग, कि बैग में बुक है। फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, somebody entered dash my room without my permission। इस तरह से मैंने आपको सेंटेंस दिया। देखो मैं बेसिक समझा रहा हूं आपको, फिर क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस करेंगे ना हम, तो वहां आपको धीरे धीरे उनको वर्ड्स को इकट्ठे करना है, उनके रीजंस को समझना है। देखो जरा, अब ये 3 स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझा सकती है कि कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है और कैसे लगानी है। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो शी वॉज प्रोवाइडेड डैश एवरीथिंग ऑफ लग्जरी। मुझे लगता है आपके माइंड में कोई लॉजिक नहीं बनेगा, डेफिनेटली आपको कोई आइडिया नहीं मिलेगा कि प्रीपोजिशन क्या लगाना है, आप तुक्का ही लगाओगे यहां पे, यानी कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाओगे क्या लगाना है आपको। हो सकता है किसी बच्चे को पता हो, लेकिन ज्यादा चांस है कि आप नहीं बता पाओगे। अब देखो यहां पे फिक्स चीज क्या है कि अगर मैं यहां प्रोवाइडेड यूज कर रहा हूं ना, तो प्रोवाइडेड के साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स कर दी जाती है और वो क्या होता है, विद। यहां कोई रीजन नहीं है, बहुत माइनर सा रीजन हो सकता है एक आध सेंटेंस में, नहीं तो फिक्स प्रीपोजिशन का कोई रीजन नहीं बनता। सिर्फ जैसे वोकैब को याद करते हैं, इनको भी याद कर लेना, इसको याद करना चाहिए आपको। अब देखो जरा, प्रोवाइडेड लिखा है तो क्या लगाना पड़ेगा, विद। कोई पिक्चर नहीं बनी माइंड में, ठीक है, लेकिन देखो सेकंड क्वेश्चन की पिक्चर जरूर बनेगी आपके माइंड में कि देयर इज अ बुक डैश द बैग, कि बैग के अंदर क्या है, बुक है। अब सोचो बैग के अंदर बुक है, तो क्या डेप्थ वाला सेंस नहीं आ रहा है इसमें,
बिल्कुल आएगा कि एक बैग है, उसके अंदर एक बुक है। तो जब कोई चीज गहराई में होती है, डेप्थ में होती है, तो उस रिस्पेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, उस रिस्पेक्ट में एक लॉजिक बनता है, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, इन। यानी इन का यहां आपको रीजन समझ में आ रहा है कि गहराई वाले चीज के अंदर कोई चीज हो तो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ठीक है ना। तो यहां रीजन समझ में आया, वहां कोई रीजन समझ में नहीं आया। इसको बोलेंगे बेसिक प्रेपोजिशन और इसको बोलेंगे फिक्स प्रेपोजिशन। यहां पे बैक को देखते हुए क्या लगाया था आपने, इन। यहां प्रोवाइडेड को देखते हुए क्या लगा दिया आपने, विद। अब आगे देखिए, somebody entered dash my room without my permission। अब जरा देखो, जब आप बेसिक पढ़ते थे ना, तो आपने देखा होगा कि अगर मैं किसी डेप्थ वाली चीज की बात करता हूं, जैसे कि रूम चारों तरफ से कवर्ड होता है, उसमें डेप्थ होती है, तो डेप्थ वाली जगह पे अगर कोई बाहर से अंदर आता है मोशन करता हुआ, पोजीशन बदलते हुए, तो डेफिनेटली मुझे इन और इनटू में से क्या लगाना चाहिए था, इनटू लगाना चाहिए। ठीक है ना। इन तो होगा नहीं, देखो इन क्यों नहीं होगा, जब रेस्ट में था, जैसे बुक बैग में है तो पहले से है, लेकिन यहां तो बोल रहे हैं कि कोई किसी ने एंटर किया। एंटर का मतलब क्या होता है, बाहर से अंदर आना। अगर कोई बाहर से अंदर आएगा तो पोजीशन तो बदलनी पड़ेगी उसको। पोजीशन बदलते ही आप लोग क्या लगा दोगे, इनटू लगाना चाहिए आपको, और अच्छा भी है क्योंकि बेसिक तो हमें यही कहता है। पर खुशी की बात यह रहेगी कि इसमें इनटू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी। क्या लगाएंगे इसमें, सर इन लगा दो। अरे इन लगाओगे तो भी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई प्रेपोजिशन आएगा ही नहीं। यहां पे तो क्या कॉन्सेप्ट बन गया, जीरो कॉन्सेप्ट बन गया। अरे एंटर्ड एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ प्रेपोजिशन लगाया ही नहीं जाता। इतना ही सफिशिएंट है ना कि somebody entered my room, इस तरह से, यानी यहां प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत है नहीं। तो कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है सेंटेंस में जहां प्रेपोजिशन ना लगाना पड़े, और आप समझे कि एंटर एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाया जाता। ठीक है स्टूडेंट, लगाते हैं पर मीनिंग बदल के लगाते हैं। लेकिन इस जगह पे देखो ना, एंटर का मतलब क्या है, बाहर से अंदर आना, और जब बाहर से अंदर आना है तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई जाएगी, यानी सीधा लिखा जाएगा एंटर्ड माई रूम। इन इनटू लगाना गलत होता है। ओके डियर स्टूडेंट, स्पीकिंग में बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिटर्न में ये चीज चेक होती है, तो आप एंटर के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते। तो देखो ना, तीनों दिखा दिया मैंने आपको। प्रोवाइडेड के साथ विद लगाना फिक्स प्रेपोजिशन है। बुक और बैग का जो लिंक बन रहा है गहराई वाला, उसके लिए इन लगाना चाहिए। और एंटर कहता है मेरी बात तो प्रेपोजिशन आएगा ही नहीं, और इसको बोलते हैं जीरो प्रेपोजिशन। तो इसी तरह से देखो ना, मैंने आपको क्या बोला है, तीन तरह के प्रेपोजिशन एग्जाम्स में आते हैं। एक होता है बेसिक, एक होता है एडवांस, और एक होता है जीरो। और ये धीरे धीरे आप क्लासेस में प्रैक्टिस के थ्रू सीखेंगे, लेकिन यहां से एक मोटिव मिल जाएगा कि प्रेपोजिशन तीन तरह से डील करना चाहिए आपको। ठीक है स्टूडेंट, ये बातें ध्यान रखनी है आपको। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट देखिए, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि आपको सिखाता हूं बेसिक प्रेपोजिशंस। बेसिक प्रेपोजिशंस के बारे में जानते हैं कि किस तरह से बेसिक प्रेपोजिशन को डील करेंगे। अब देखो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, कुछ वर्ड लिखता हूं आपके लिए समझाने के लिए। एक वर्ड लेते हैं ऑन और एक वर्ड लेते हैं अपॉन। बेसिक प्रेपोजिशन में से मैं पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, ऑन अपॉन, और एक ले लेते हैं इन और इनटू। इन और इनटू, तो ऑन अपॉन इन इनटू, ये हमने ले लिए प्रेपोजिशन। ठीक है, अब कैसे यूज करना है, क्योंकि लॉजिक तो बताना पड़ेगा आपको। हो सकता है कुछ बच्चों का क्लियर हो, कईयों को नहीं भी पता होगा, तो आप ध्यान दें, ऑन और अपॉन में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो ऑन अपॉन, ध्यान दें, इन दोनों की कंडीशन ये होती है, ऑन और अपॉन की, कि इनको यूज किया जाता है सरफेस के लिए। किसके लिए, सरफेस के लिए। सरफेस का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज ऊपर से प्लेन होती है। जब कोई चीज ऊपर से प्लेन होती है, तो जब कोई चीज ऊपर से प्लेन दिखाई देती है तो उसको क्या मान लिया जाता है, सरफेस। और सरफेस पर कोई चीज हो और वो क्या कर रही हो, उसको टच कर रही हो। ध्यान देना, क्या कर रही हो, टच कर रही हो, यानी टचिंग सिचुएशन में अगर वो दिखाई देती है आपको, तो डेफिनेटली आपको क्या लगाना चाहिए, या तो लगाएंगे ऑन या फिर लगाएंगे अपॉन। ये ध्यान रखें। फिर आता है इन इनटू। अरे इन इनटू में सरफेस नहीं होता है,
उसमें डेप्थ होती है। तो अगर आप देखें कि किसी में आपको क्या दिखाई देता है चीज में, डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, कि चारों तरफ से कोई चीज कवर्ड है और उसके अंदर की बात कर रहे हो, तो आप डेप्थ के रिस्पेक्ट में ऑन अपॉन नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना होता है, इन और इनटू। लेकिन ये चारों के चारों प्रीपोजिशन हमें क्या दिखाते हैं, किसी भी चीज की, पर्सन की, प्लेस की पोजीशन क्या है, किसी भी चीज की पोजीशन क्या है, मतलब वो कौन सी जगह पे है। जैसे मैं बोलूं अभी मैं क्लासरूम में हूं, तो मेरी पोजीशन कहां है, क्लासरूम में है। आप कहां हो, आप रूम में हो, तो आपकी पोजीशन कहां है, रूम में है। दैट मीन्स किसी की पोजीशन दिखानी हो तो पोजीशन सरफेस भी हो सकती है, पोजीशन गहराई भी हो सकती है, तो उनके लिए ही ये प्रीपोजिशन यूज करना चाहिए। ठीक है, एक सेंटेंस देखो, आपको और आइडिया मिल जाएगा, ध्यान दें। अब देखो मैं लिख रहा हूं कि आई एम पुटिंग सम मनी डैश माई पॉकेट। अब जरा देख लो, अब मैं कह रहा हूं कि मैं पॉकेट में पैसों को डाल रहा हूं, तो देखो पहली चीज तो यह पता होना चाहिए कि पॉकेट में सरफेस है कि डेप्थ है। बच्चे कह रहे सर उसमें तो डेप्थ होता है, पॉकेट में तो डेप्थ ही होगा ना, गहराई होगी। अब बताओ गहराई में अगर आप पैसे को डाल रहे हो तो उसमें मोशन है कि पहले से ही पॉकेट में पैसे हैं। बच्चे कह रहे सर अगर हम डाल रहे हैं तो इसका मतलब पैसे हाथ में है और बाद में कहां चले जाएंगे, पॉकेट में चले जाएंगे पैसे। ठीक है, छिपो लोगे आप उसको, तो कह सकते हैं ना कि अब देखो ऑन अपॉन दिखाता है सरफेस के लिए, गहराई के लिए क्या होता है, इन इनटू। अब तो गहराई है पॉकेट के अंदर, इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा आपके लिए, इन इनटू, क्योंकि ऑन अपॉन तो आ ही नहीं सकता। तो दोनों में क्या फर्क है फिर, इन और इनटू में। तो देखो ऑन और इन तब लगाया जाता है जब कोई चीज आपके पास रेस्ट में है। रेस्ट में का मतलब होता है पहले से ही है, पहले से ही है वो आपके पास में। ठीक है, अपॉन और इनटू तब लगाया जाता है जब पहले से नहीं है, आप उसको देख रहे हो कि वो मोशन से आई है। मोशन का मतलब क्या होता है, चेंजिंग द पोजीशन। चेंजिंग द पोजीशन इज कॉल्ड मोशन, मतलब पहले कहीं और था, बाद में कहीं और पहुंच गया। तो अगर मैं प्लेस को बदल रहा हूं अपने, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, मोशन। मोशन का मतलब मूवमेंट नहीं होता, हिलना डुलना नहीं होता, चेंजिंग द पोजीशन होता है। जैसे पहले बाहर थे फिर रूम के अंदर आ गए, तो यह हुआ पोजीशन को बदलना। तो अगर मैं पोजीशन बदलता हूं तो आप हमेशा अपॉन भी लगा सकते हो, इनटू भी, वो तो देखना पड़ेगा सरफेस है कि डेप्थ है। अब देखो जरा, मोशन भी हो रहा है इसके अंदर कि पैसों को डाला जा रहा है, पहले हाथ में होंगे पैसे फिर पॉकेट में चले जाएंगे, और यहां डेप्थ भी दिखाई दे रही है। तो हमें इन इनटू में से क्या लगाना चाहिए, यहां पे इनटू लगाना चाहिए, क्योंकि मोशन लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, हां अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख देता आपके लिए कि देयर आर सम मनी डैश द पॉकेट। अब मैं ऐसे लिख दूं कि पॉकेट में कुछ पैसे हैं, तो मैंने बताया तो नहीं कि उसमें डाले हैं, इसका मतलब तो पहले से ही पैसे हैं। अगर वो पहले से हैं तो वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में है, इसमें कोई मोशन नहीं है। मोशन नहीं है तो अब आपको इनटू नहीं लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, इन लगाना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से चेक कर लेते हैं कि ऑन अपॉन इन और इनटू में क्या फर्क है। ये दिखाते हमें क्या है, पोजीशन, और पोजीशन दिखाने के लिए हमें अलग अलग प्रीपोजिशंस लगाना पड़ सकता है। और देख लीजिए, अगर मैं बोलूं द क्लोक इज डैश द वॉल। अब मैं बोल रहा हूं कि दीवार पर क्या है, क्लोक है। ठीक है, घड़ी है। अब बताओ अगर दीवार पर घड़ी है तो उसको टच करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो टच भी कर रही है और वॉल ऊपर से क्या होती है, सरफेस भी होती है। लेकिन मैंने पहले तो क्या लिखा है, इज है, ऐसा नहीं बोला कि पहले कहीं और थी, सिर्फ लिखा है कि है। तो यहां पे क्या है, रेस्ट पोजीशन है, और रेस्ट होने की वजह से आपको सिर्फ क्या लगाना है, ऑन अपॉन लगाने की गलती मत करना, अपॉन नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से चलेंगे। तो एक आध एग्जांपल्स और देखते हैं कि किस तरह से आपको चेक करना चाहिए। अब देखो मैं लिखता हूं आपके लिए एक और सेंटेंस। देखो अगर मैं बोलूं आपके लिए कि
somebody jumped dash the table। अब देखो somebody jumped dash the table, किसी ने क्या किया, टेबल पर जंप मारा। अब टेबल को आप देखोगे तो टेबल तो एक सरफेस होती है, सरफेस। अगर ये सरफेस है मान लीजिए, तो अगर कोई जंप मारेगा तो टच तो करेगा उसको। सरफेस है और जंप मारा है, और जंप किया है तो इसका मतलब मोशन भी होगा, पोजीशन तो बदलनी पड़ेगी उसको, क्योंकि उसने टेबल पर जंप मारा है, तो इसका मतलब है पहले कहीं हो रहा होगा। तो जब वो जंप मारेगा तो पोजीशन उसकी टेबल पर हो जाएगी, और अगर पोजीशन बदल गई है तो अब ऑन नहीं आएगा, आपको क्या लिखना चाहिए, अपॉन लिखना चाहिए। चेंजिंग द पोजीशन इज कॉल्ड मोशन, और मोशन के लिए इनटू भी आ सकता है, अपॉन भी आ सकता है, पर देखना पड़ता है कि क्या है, सरफेस के डेप्थ। तो टेबल पे क्या होता है, एक सरफेस माना जाता है, और सरफेस है तो हमें क्या लगाना चाहिए, अपॉन लगाना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। तो ये एक अंतर होता है, ये बेसिक सा अंतर बताया मैंने किस किस के बीच में, ऑन, अपॉन और इन और इनटू में आपका ये बेसिक सा अंतर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो फिर से एक क्वेश्चन करते हैं। देखो अब यहां पे कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, जैसे मैं आपको बोलूं कि द प्रिंसिपल इज सिटिंग डैश द चेयर। अब जरा एक तो एक सेंटेंस हो गया, और एक सेंटेंस आपके लिए लिखते हैं, रोहित इज सिटिंग डैश द चेयर। इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखो दोनों में चेयर लिखा हुआ है, और अगर कोई बैठा है तो पहले से बैठा होगा वो, क्योंकि उसमें मोशन तो होता ही नहीं है। तो अब देखो या तो हम लगाएंगे ऑन या फिर लगाएंगे इन। तो आपको बताना है कि चेयर जो होती है उसमें गहराई मानी जाती है कि सरफेस मानी जाती है। ठीक है, तो अब इसमें दोनों बातें हैं, देखो एक चेयर ऐसी होती है जिसके हैंड भी होते हैं, तो हैंड होंगे और बैक सपोर्ट भी होगी, तो ये तो गहराई बन जाएगी, तो इसका मतलब वो गहराई बन गई। लेकिन कुछ चेयर्स ऐसी होती हैं जिसमें हैंड होते ही नहीं है। अब हैंड नहीं है, पीछे ही सपोर्ट है, तो डेफिनेटली वो एक क्या बन जाता है हमारे लिए, सरफेस। तो यानी दोनों चीजें पॉसिबल हैं। तो इसीलिए ध्यान देना कि चेयर को ध्यान दो कि दो तरह से लिखा जाता है। अगर एक जो चेयर है जो लिखा जाता है विद हैंड, एक चेयर आप देखोगे जिसको क्या बोलेंगे, विद हैंड, और एक चेयर ऐसी भी हो सकती है जिसको बोलेंगे विदाउट हैंड, यानी बिना हाथ वाली चेयर भी हो सकती है और हाथ वाली भी। तो इसी के हिसाब से प्रेपोजिशन को डिसाइड किया जाता है। अगर विद हैंड है तो गहराई मानी जाएगी, और गहराई मानी जाएगी तो क्या लगाना चाहिए, इन। अगर मैं बोलूं विदाउट हैंड, तो विदाउट हैंड में क्या होता है, कोई गहराई नहीं है, सरफेस है, तो क्या लगाना चाहिए, हमें ऑन लगाना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से चलना पड़ता है हमें। अब देखो दोनों सेंटेंस को। अब बच्चे कहे सर इसमें तो पता ही नहीं चल पा रहा कि चेयर के हाथ है कि नहीं है। अब जरा सोचो, प्रिंसिपल चेयर पर बैठेगा तो कौन सी चेयर पे बैठेगा बताओ भाई। प्रिंसिपल एक अच्छी पोस्ट होती है, तो आप समझो वो कैसी चेयर पे बैठेगा, वो हमेशा देखना कैसी चेयर पे बैठता है, जो हाथ के साथ होती है, यानी कि विद हैंड वाली चेयर। टॉवल लगा होगा, फ्रेग्रेंस आ रही होगी, उसको कितना सजाया जाएगा, पूरी तरह से पूरा सजाया जाएगा उसको। तो प्रिंसिपल कैसी चेयर पे बैठता है, एक हाथ वाली चेयर, विद हैंड वाली। तो इसीलिए इसमें गहराई मानते हुए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इन लगाना पड़ेगा। अब देखो रोहित लिखा है, अरे रोहित तो आम इंसान है, रोहित तो एक आम इंसान है, कोई भी रोहित हो सकता है। तो रोहित कोई भी एक इंसान है, इसको हम मान के चलेंगे एक कॉमन चेयर है, और कॉमन चेयर को हमेशा क्या मान लिया जाता है, ऑन। इसीलिए यहां पे लिखना पड़ेगा ऑन। अब बच्चे कह रहे सर प्रिंसिपल के अलावा और कोई आ गया, तो ध्यान देना कोई पोस्ट का नाम आ जाए, मैनेजर लिख दिया, डॉक्टर लिख दिया, एसपी लिख दिया, डीसी लिख दिया, प्राइम मिनिस्टर लिख दिया, प्रिंसिपल लिख दिया,
तो ऐसी पोस्ट के नाम जब आते हैं ना, तब आप उसको गहराई मानते हो तो इन लगाते हो। राहुल लिखा है, ही लिखा है, शी लिखा है, माई फ्रेंड लिखा है, तो इसमें कोई खास बात नहीं, इसीलिए क्या लगा दिया जाता है, ऑन। इसी तरह से डिसाइड किया जाता है कि वो विद हैंड है कि विदाउट। जनरली चेयर में ऑन लिखा जाता है, लेकिन अगर किसी पोस्ट का नाम लिखा जाता है तो डेफिनेटली उसमें क्या लगा दिया जाता है, इन लगाया जाता है। तो ये खास मीनिंग हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक फाइनल आंसर, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहां पे नेक्स्ट में। देखो एक क्वेश्चन ये है, अगर मैं लिखता हूं somebody entered dash the room, ठीक है, एक सेंटेंस, और एक लिखूं my friend enter dash the BJP, भारतीय जनता पार्टी। अब जरा देखो कि एक में लिखा है एंटर द रूम, एक लिखा है एंटर द बीजेपी पार्टी, तो क्या लगता है एंटर का मीनिंग दोनों में सेम है? आप बच्चे कह रहे सर यस, नहीं है सेम। ध्यान दो, अगर मैं रूम लिखता हूं तो वो एक प्लेस है, तो इस जगह पे एंटर का जो मतलब बनेगा वो बनेगा बाहर से अंदर आना। इसका मतलब क्या बन जाएगा, बाहर से अंदर आना। अगर मैं एंटर का मतलब बाहर से अंदर लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये कॉमन वर्ब है। यानी आप देखोगे तो ध्यान देना, इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन जनरली देखा जाता है। तो एंटर का मतलब अगर बनता है, देखो एंटर के साथ आप चाहो तो इनटू को यूज करो और चाहो तो ना लिखो। कभी कभी आप इनटू लिखोगे तो वो क्या माना जाएगा, गलत, क्योंकि वहां कॉन्सेप्ट बनेगा नो प्रेपोजिशन का, प्रेपोजिशन लगाना ही नहीं है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, इसी एंटर वर्ब के साथ क्या लगा दिया जाएगा, इनटू, और वो इनटू लगाने से कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही माना जाता है। तो क्या फर्क है, फर्क मीनिंग में है। अगर एंटर लिखा हुआ है और उसका मीनिंग बनता है बाहर से अंदर आना, जो कि उसका नॉर्मल मीनिंग होता है, बाहर से अंदर आना, बाहर से अंदर आना अगर उसका मीनिंग बनता है ना, तो एंटर के साथ हमेशा ध्यान रखे प्रेपोजिशन नहीं लगता। और अगर मैं एंटर का मतलब बना दूं ज्वाइन करना, यानी शामिल होना किसी ग्रुप में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस में हम शामिल होते हैं। ठीक है ना, कोई बिजनेस में शामिल हो गया, किसी पार्टी में शामिल हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया, तो आप ध्यान देना जब एंटर का मतलब शामिल होना होता है तो क्या लिखा जाता है, इनटू, और यह एक फ्रेजल वर्ब होती है। ये क्या होती है, फ्रेजल वर्ब होती है। इसीलिए ध्यान दे, यहां पे लिखा है somebody entered द रूम, तो यहां पर मतलब रूम के अंदर आना है, तो यहां प्रेपोजिशन नहीं लगाना, आपको गलत माना जाएगा, नो प्रेपोजिशन, जीरो प्रेपोजिशन हो जाएगा। अब देखो माई फ्रेंड एंटर डैश द बीजेपी, तो बीजेपी तो एक पार्टी का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है। अब पार्टी को ज्वाइन किया जाता है, उसके अंदर नहीं। ये कोई प्लेस नहीं है जो इसके अंदर घुस जाओगे आप। इसका मतलब हुआ कि यहां पे प्रेपोजिशन नहीं आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका मतलब बन रहा है ज्वाइन करना, शामिल होना। जब एंटर के साथ इनटू लिखते हैं तो उसका मतलब बन जाता है शामिल होना। तो माई फ्रेंड एंटर्ड इनटू द बीजेपी, बिल्कुल सही है। तो मीनिंग बाहर से अंदर बनेगा तो नो प्रेपोजिशन, अगर एंटर इनटू लिखोगे तो मीनिंग क्या बनना चाहिए, शामिल होना। इसीलिए यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, इसको बड़े ध्यान से नोट कर लीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था फाइनल आपका, इस तरह से प्रेपोजिशन को डील करते हैं। ओके, तो चलो नया प्रेपोजिशन पढ़ते हैं। अब जरा देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कभी कभी आप देखते हो क्या लिखा मिलता है आपको, ऑन टाइम। ये एग्जाम्स में अक्सर आ जाता है। कभी कभी लिखा मिलता है आपको ऑन टाइम के प्लेस पे इन टाइम। तो ऑन टाइम और इन टाइम ये दोनों वर्ड हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और खास बात क्या रहेगी कि कभी कभी ना ऑन टाइम और इन टाइम की बजाय हम यूज कर सकते हैं एट द टाइम। देखो जरा,
एट द टाइम, ये भी तो यूज करते हैं हम, ये भी एग्जाम्स में आ जाता है। तो ध्यान दे, ये तीन तरह की प्रेपोजिशन छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, इन, एट, ऑन, इनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम। और खास करके ध्यान रखना, ऑन टाइम और इन टाइम एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। तो देखो फर्क क्या है। देखो अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप सोचना क्या यूज करना सही रहेगा। एक क्वेश्चन है कि वी शुड रीच द एग्जामिनेशन सेंटर डैश टाइम, कि हमें एग्जामिनेशन सेंटर समय पर पहुंचना चाहिए। अब बताओ ऑन टाइम लिखोगे कि इन टाइम लिखोगे, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट ही अलग है बहुत, इसलिए मैं दोनों में से ऑप्शन दे रहा हूं आपको। अब ज्यादातर बच्चे पता क्या करने वाले हैं, आप लोग लिखने वाले हो वी शुड रीच द एग्जामिनेशन ऑन टाइम। क्या लिखोगे इसमें, ऑन टाइम, और जैसे ही लिखोगे गलत हो जाएगा, इसमें ऑन टाइम नहीं आएगा, इसमें आएगा इन टाइम, इन टाइम। और ये बच्चे कह रहे सर ऐसे कैसे, ध्यान दो, ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम, यानी बिल्कुल राइट टाइम, राइट टाइम, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम, यानी आप बिल्कुल टाइम पर कोई चीज करोगे। 8 का मतलब 8 है, 10 का मतलब 10 है, जो टाइम है उसी टाइम की बात करते हो। एग्जैक्ट टाइम को क्या बोला जाता है, राइट टाइम, यानी ऑन टाइम। लेकिन इन टाइम का मतलब होता है टाइम से थोड़ा पहले, और इसको बोल दिया जाता है बिफोर टाइम, बिफोर टाइम। अब सोचो जरा कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको टाइम से पहले जाना चाहिए कि टाइम पर जाना चाहिए। अरे अगर आपका एग्जाम 10 बजे का है तो क्या 10 ही बजे पहुंचोगे वहां पे आप, नहीं ना, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। तो सब फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए कुछ समय हमें पहले जाना पड़ता है, इसीलिए पहले की रिस्पेक्ट में हमें क्या लिखना पड़ेगा यहां पे, इन टाइम, इन टाइम आपको लिखना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे लिख दूं, द एग्जाम विल स्टार्ट, द एग्जाम विल स्टार्ट, एग्जाम स्टार्ट होता है डैश टाइम। अब बताओ एग्जाम क्या करेंगे, अगर आपका 10 बजे का एग्जाम है तो क्या वो 15 मिनट पहले स्टार्ट कर देंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसीलिए कह सकते हैं द एग्जाम विल स्टार्ट ऑन टाइम, हमेशा ऑन टाइम होता है। 10 का मतलब 10 ही होता है वहां पे, जितने बजे का टाइम दिया है और उतने बजे की बात करना चाहते हो तो इसका मतलब ऑन टाइम है, थोड़ा पहले की बात करना चाहते हो तो इसका मतलब इन टाइम है। ठीक है, जैसे वी मस्ट कंप्लीट आवर सिलेबस डैश टाइम, हमें अपना सिलेबस समय पर पूरा कर लेना चाहिए। अब बताओ इन टाइम करना चाहिए कि ऑन टाइम करना चाहिए। बच्चे कह रहे सर ऑन टाइम करना है। अरे ऑन टाइम का मतलब है जब आपका एग्जाम है तब तक, लेकिन हमें हमेशा सिलेबस इन टाइम कंप्लीट करना चाहिए, थोड़ा पहले, थोड़ी रिवीजन कर सको, सेल्फ स्टडी कर सको। इसीलिए हम ध्यान देंगे तो हमें एग्जामिनेशन में इन टाइम करना चाहिए, और जो एग्जाम्स है वो हमेशा ऑन टाइम स्टार्ट होता है। तो ये एक बेसिक सा अंतर होता है ऑन टाइम और इन टाइम में। ठीक है, टाइम पर, टाइम से थोड़ा पहले। अब आता है एट द टाइम। अब देखो जरा, इनमें द लगा हुआ है, ठीक है, और आप जानते हैं कि ये जो द होता है ना, द, ये द क्या करता है, किसी भी वर्ड को क्या करता है, डेफिनेट कर देता है। किसी भी वर्ड को क्या करता है, ये डेफिनेट कर देता है। दूसरी चीज, अगर द लगा है ना तो जनरली देखोगे ना हम ऑफ भी यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑफ, क्योंकि ऑफ भी क्या करता है, डेफिनेट करता है वर्ड को। और आप जानते होंगे इन, ऑन, एट में से एट एक ऐसा प्रेपोजिशन होता है जो किसी खास समय के लिए, निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं। और डेफिनेट टाइम हमेशा किससे पता चलता है, ऑफ से, आर्टिकल द से। और आर्टिकल द होने की वजह से, ऑफ होने की वजह से हमें ना तो ऑन लगाना है ना इन लगाना है, एट लगाना पड़ेगा आपको। ओके डियर स्टूडेंट, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है। देखो जैसे मैं बोलूं डैश द टाइम ऑफ, डैश द टाइम ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। बस आगे कुछ भी लिखूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे आपको बताना है यहां पे क्या लगाओगे। अब देखो ऑप्शन क्या मिलेंगे आपको, यहां पे एट लगा दीजिए,
ऑन यूज कर लीजिए या फिर आप यूज कर लीजिए इन। तो आप बताओ कौन सा यूज करेंगे इसमें से। अब देखो, डैश द टाइम ऑफ थेफ्ट, यानी चोरी के समय, उस खास समय, पर्टिकुलर टाइम। किससे पता चल रहा है पर्टिकुलर? ऑफ लगा हुआ है, द लगा हुआ है, इसीलिए यहां पे क्या लगाना चाहिए? एट द टाइम ऑफ थेफ्ट, चोरी के समय पे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रोबरी, एट द टाइम ऑफ सेरेमनी, एट द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, यानी ऑफ के साथ हमेशा क्या लगा दिया जाता है? एट। इन ऑन लगाना गलत होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। तो ये फर्क था ऑन टाइम, इन टाइम और एट टाइम के अंदर। आगे देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में देखो, आप फिर से देखते हैं, कभी कभी लिखा होता है डेस्पाइट ऑफ, और कभी कभी आप देखते होंगे क्या लिखा होता है? इन स्पाइट ऑफ। एक डिस्पाइट ऑफ होता है और एक होता है इन स्पाइट ऑफ। तो इन दोनों वर्डों को भी हम यूज कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अब इसमें क्या खास बात रहेगी? ठीक है, खास बात क्या रहेगी? और ऐसे ही ध्यान देना, कभी कभी हम यूज करते हैं वेट, कभी कभी हम यूज करते हैं वेट फॉर, और कभी कभी हम यूज करते हैं अवेट फॉर। ठीक है, आप ध्यान दें, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन हमें जनरली लिखा मिलता है। अब देखो, इसी में से एक और होता है, आप देखोगे तो ध्यान से आपको मिलेगा एक कंसिस्ट। एक क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ का मतलब किसी चीज से मिलकर के बना होना, और एक होता है कंप्राइज ऑफ। अब कंप्राइज ऑफ का मतलब ही मिलकर के बने होना। तो ऐसे में ना आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा प्रीपोजिशन लगा। अब यहां पे प्रीपोजिशन लगाएंगे वो तो पता होना चाहिए, साथ साथ लगाना है कि नहीं लगाना है ये भी तो पता होना चाहिए आपको। कभी आपको ऐसे ही मिसगाइड कराओ, यानी यहां प्रीपोजिशन लगाना ही ना हो। अब जरा ध्यान दे लो, आप लोग क्या करते हो, ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं ना, यही एग्जाम्स में लिखे होते हैं और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। गलत है ये। आप ध्यान देना कि जब कभी डेस्पाइट लिखा होता है ना, तो डेस्पाइट के साथ ऑफ लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। डेस्पाइट ऑफ होता ही नहीं है। अरे इन स्पाइट ऑफ होता था, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ को बोलते थे के बावजूद, क्योंकि मोस्ट कॉमनली वर्ड है तो ज्यादा हमने यही यूज किया है, इसलिए हमें लगता है कि डेस्पाइट ऑफ भी तो है, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या रहेगा? सेम। लेकिन इन स्पाइट ऑफ हो सकता है, लेकिन डेस्पाइट ऑफ नहीं होता। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाया जाता, और दोनों का मीनिंग होता है के बावजूद। ऐसे देखो, हम जनरली क्या करते हैं? वेट के साथ फॉर लगाते हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन जैसे ही मैं देखूंगा, मैं वेट की जगह क्या लिख दूंगा? अवेट, आई एम अवेटिंग फॉर यू। गलत हो जाएगा। वेट के साथ फॉर लगाना सही माना जाता है, लेकिन अवेट के साथ फॉर लगाना गलत माना जाता है। यह गलत है। यानी अगर अवेट लिखेंगे तो नो प्रीपोजिशन, वेट लिखेंगे तो फॉर लगा दो। ऐसे ही डेस्पाइट लिखोगे तो नो प्रीपोजिशन, और इंस्पाइट लिखोगे तो ऑफ लगा दो आप। अब देखो क्या लिखा है? कंसिस्ट ऑफ। बिल्कुल सही लगता है पढ़ने में और सही है भी, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ लगाना चाहिए क्या? नहीं लगाना चाहिए। नो प्रीपोजिशन, यहां प्रीपोजिशन नहीं आने वाला, यानी कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, जबकि कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाना मैंडेटरी है। जरूर लगाना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। ये कुछ खास वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स में आपके सामने आ जाते हैं, इनको ऐसे ही डील करना है जैसे मैंने आपको बताया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से चलना पड़ेगा। ऐसे प्रीपोजिशन आपको पढ़ने हैं। अगर ऐसे प्रीपोजिशन पढ़ोगे तो ही कुछ कॉन्फिडेंस बनेगा एग्जाम में। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो आप ये सोचो कि मैं एक क्लास में पढ़ा दूंगा, 2 क्लास में पढ़ा दूंगा, 3 में पढ़ा दूंगा, तो गलत सोच रहे हो। प्रीपोजिशन हमें बहुत बड़ा एक टाइम होता है प्रीपोजिशन को सीखना। आप क्या कर सकते हो कि कोई भी एक बुक ले लो, उस बुक में से एक साइड उसके बेसिक्स पढ़ते चले जाओ कि इन इनटू में क्या अंतर है, एट कहां लगाना है, ऑन कहां लगाना है, ऑफ कहां लगाना है, ये सारी चीजें। और एक साइड आप क्या पढ़ोगे? एक साइड आपको पढ़ना चाहिए कि आप ध्यान से एडवांस प्रीपोजिशन, जहां जहां एडवांस प्रीपोजिशन लगता है, जैसे लिसन के साथ टू लगाते हैं, अवेल के साथ
ऑफ लगाते हैं, लुक के साथ एट लगाते हैं, थ्रू के साथ एट लगाते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड्स आपके सामने आएंगे, उनको याद करना अभी से शुरू करो। 5-5, 10-10 वर्ड जितने पॉसिबल है आप याद करते रहो। एग्जाम आने तक तो बहुत सारे वर्ड आप याद कर लोगे, ठीक है ना। इसको याद करना पड़ता है, यानी एडवांस को। तो मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो काफी हद तक तो मैं आपको करा ही दूंगा, काफी सारे मैं आपको करा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपने साइड से भी मेहनत करते चले जाओ। हाँ, और जीरो जो प्रेपोजिशन है वो मैं आपको जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो बताऊंगा कहां कहां प्रेपोजिशन। मैं कुछ वर्ब्स के नाम लिख देता हूं जहां प्रेपोजिशन नहीं लगता, कुछ वर्ब्स की लिस्ट बना लेते हैं। जैसे देखो, कुछ मेन प्रेपोजिशन बताता हूं आपको जहां आप प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे। जैसे मैंने स्टार्ट किससे किया था? एंटर से। तो एंटर एक ऐसा वर्ब है जहां प्रेपोजिशन नहीं लगता। हां, इनके कुछ खास रूल हो सकते हैं जहां थोड़ा बहुत प्रेपोजिशन लग जाता है, जनरली नहीं लगा जाता अगर वो सेम मीनिंग में होता है तो। एंटर, एंटर के बाद आता है रीच, रीच, फिर आता है डिस्कस, डिस्कस, फिर आता है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब। उसके बाद लिखते थे आप लोग अटैक, अटैक। एक होता है इन्वेड, इन्वेड, अटैक, इन्वेड, एम्फेसिस, एम्फेसिस, एम्फेसिस। और क्या हो सकता है? ऑर्डर, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। ये कुछ ऐसे वर्ड बता रहा हूं। कंट्रोल, ये वर्ब्स हैं, ये कुछ वर्ब्स के नाम है। कंट्रोल, रिजेंबल, एक जैसा दिखना, रिजेंबल, कंप्राइज, कंप्राइज, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स के नाम बता दिए मैंने आपको। ये कुछ ऐसी वर्ब्स के नाम है जहां आप प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे। इनके साथ प्रेपोजिशन लगाना गलत माना जाता है, इनके साथ प्रेपोजिशन लगाना गलत माना जाएगा। यानी एंटर, रीच, डिस्कस, डिस्क्राइब, अटैक, इन्वेड, एम्फेसिस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कंट्रोल, रिजेंबल, कंप्राइज मिलकर के बना होना, इन्वेस्टिगेट करना। तो ये सारी वर्ब्स हैं, ये सारी वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स की कोई भी फॉर्म हो जाए, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए, सेकंड ही होनी चाहिए? ऐसा नहीं होता। आप इनकी कोई भी फॉर्म यूज कर लो, चाहे इसकी फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे इसकी सेकंड हो, या थर्ड हो, या आईएनजी हो। कोई भी वर्ब की फॉर्म इनकी लिखोगे तो इनके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाना चाहिए जब तक के कोई अलग मीनिंग ना बने। ठीक है डियर? तो इनके साथ आप क्या करोगे? नो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन नहीं लगाना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट? तो ये बातें हैं। तो आज की क्लास में देखो आपने क्या क्या सीख लिया है। आज की क्लास में आपने काफी कुछ सीख लिया। देखो, सबसे पहले आपने प्रेपोजिशन के बारे में जाना कि नाउन प्रोनाउन के साथ तो प्रेपोजिशन लगाना है आपको। फिर हमने देखा कि सबसे अच्छा तरीका क्या बता दिया मैंने आपको कि 3 तरह के प्रेपोजिशन आप याद कर लो। 3 तरह के प्रेपोजिशन, बेसिक, एडवांस और जीरो प्रेपोजिशन होते हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स, फिर हमने ऑन, अपॉन, इन, इनटू में अंतर देखा और देखा कि किस तरह से इसको यूज करना है। और एंटर कुछ खास वर्ब बनाती है, इनटू लगा भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। और फिर आता है ऑन टाइम, इन टाइम, एट द टाइम। फिर आते हैं कुछ खास वर्ड जहां प्रेपोजिशन लगाया जाता है और कहीं नहीं लगाया जाता। और ये है कुछ वर्ब की लिस्ट जहां पे प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट? तो आज इतना ही करते हैं, इसको रिवाइज कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियोस को शेयर भी करना है और सभी टीचर्स की क्लासेस को अच्छे से देखना है। और इस बार एग्जाम क्रैक डेफिनेटली होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।